हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से यूपीपीसीएल टीजी2, यूपी आर्मिनल टीजी2, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एमसीक्यू क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है दोस्तों। आपके लिए कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे प्लेलिस्ट और चैनल में भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आपके लिए क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को लाइक भी कर देंगे दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ना बेस्ट क्वेश्चन है, सुपर बेस्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों, आपका इसमें कुछ क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेई, यूपी आर्मिनल जेई के लिए भी क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रीशियन से जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो मिल रहे हैं आपको, ये दोस्तों सीधा कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ही क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुंडल, दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और यहाँ पर देखिए कुंडलन या कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए, दोस्तों कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। दोस्तों ये टेरेलिन धागा दोस्तों टेरेलिन धागा का चयन या सामग्री का उपयोग किया जाता है इंसुलेटिंग दोस्तों कुंडलन और ओवरहैंगिंग बांधने के लिए इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है टेरेलिन धागा का। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसी बाइंडिंग में कंफिंग दोस्तों कंफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एसी बाइंडिंग में कंफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन, एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। एसी बाइंडिंग को कॉइल में दोस्तों कॉइल है इसमें क्या कहते हैं। दोस्तों इसे श्रेणी में जुड़े घुमाव की संख्या कहते हैं। किसमें, एसी बाइंडिंग में जो कॉइल रहता है बाइंडिंग में एसी कॉइल का, उसे दोस्तों श्रेणी में जुड़े क्या होता है, घुमाव की संख्या। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है, श्रेणी में जुड़े घुमाव की संख्या। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस प्रकार की एसी बाइंडिंग की भिन्नता पिचों पर कुंडली बाइपोल बाइकला की संख्या एक से अधिक है। दोस्तों फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड बाइंडिंग। दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड बाइंडिंग। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, 36 स्लॉट है और 36 स्लॉट्स हैं और 36 कॉइल्स और 4 पोल वाले मोटर के 3 कला डबल परत दोस्तों डबल परत है। विपरीत बाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या बाई कला बाई पोल की गणना करें। दोस्तों इसमें क्या होगा, 3 कॉइल होगा, 3 कॉइल, फेज और पोल। फेज मतलब दोस्तों कला यहाँ पर लिखा है फेज, यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे 3 कॉइल, फेज और पोल। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। दोस्तों ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस फिगर को देखिए, ये बाइंडिंग हुआ है और ये रहा आपका केबल, तार कॉइल जिसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। रिवाइंडिंग की जो प्रक्रिया है इसका बताना है कि क्या प्रकार है। दोस्तों हाथ से लपेटना। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। इसमें दोस्तों कुछ आगे क्वेश्चंस हैं रिवाइंडिंग से और कैसे किया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर को रिवाइंडिंग कैसे करें, इलेक्ट्रिक मोटर को यहाँ पर। और आगे दोस्तों रिवाइंडिंग से फिगर भी है, चित्र भी है, और रिवाइंडिंग उसमें कैसे किया गया है उसको भी दिखाया गया है। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप गहराई से देखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर जो अपेक्षाकृत सरल यांत्रिक उपकरण है, लेकिन उन्हें रिवाइंडिंग करना आसान नहीं है। वास्तव में यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आमतौर पर पेशेवर के लिए छोड़ देना सबसे अच्छा होता है। विभिन्न मोटरों और बाइंडिंग पैटर्न की विशाल संख्या को देखते हुए रिवाइंडिंग प्रक्रिया बहुत भिन्न हो सकती है। हालांकि इसमें आमतौर पर क्या होता है, मोटर के स्टेटर आर्मेचर से मूल जो बाइंडिंग को काटना और उन्हें क्या करना, उसी मूल प्रकार से और गेज के तार से बने कॉइल से बदलना शामिल है। आपका आगे है दोस्तों,
ये रहा, पहले क्या करेंगे दोस्तों, साफ सफाई करेंगे। इस फिगर में साफ सफाई हो रहा है दोस्तों। टेबल पे जो कचड़े पड़े हुए हैं इससे रिलेटेड आपका आगे आने वाले हैं कि क्या करना होता है। यहाँ पे यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोटर के बाहरी आवरण को हटाएं। वहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले से जो होता है मोटर के बाहरी आवरण को हटाएं। अधिकांश प्रकार की जो छोटी मोटर पर इसके लिए आपको इकाई के ऊपर और नीचे एक छोटी एडेप्ट एंड प्लेट के चारों, दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे एक छोटी और एंड प्लेट के चारों ओर से 4 स्क्रू खोलने पर एंड प्लेट है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बार जब वे रास्ते से हट जाएं तो आप मोटर के प्रत्येक प्राथमिक आंतरिक घटक को देख पाएंगे, जिससे स्टेटर और आर्मेचर बाइंडिंग शामिल है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेटर एक स्थिर स्टील ड्रम है। क्या है स्टेटर, क्या होता है कि स्टील ड्रम है जो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदरूनी हिस्से को घेरे रहता है। यह आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ले जाता है। आपका आगे है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर जिसे रोटर भी कहा जाता है और मोटर निर्माण के केंद्र में एक छोटा सा बियरिंग जैसा टुकड़ा होता है। जब इसे स्टेटर और बाइंडिंग का चुंबकीय बल मिलता है तो यह घूमता है। बाइंडिंग का जो चुंबकीय बल मिलता है तब क्या होता है, यह घूमता है और मोटर को शक्ति प्रदान करता है। बाइंडिंग तांबे के तार की लंबी कुंडलियां होती हैं। जो बाइंडिंग होती है दोस्तों, तार की लंबी कुंडलियां होती हैं जो आमतौर पर स्टेटर के चारों ओर स्थित होती है। वे रोटर में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित करते हैं दोस्तों, रोटर में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित करते हैं और जिससे मोटर घूमती है। आपका आगे है नेक्स्ट, ये रहा आपका दोस्तों फिगर। यहाँ पर देखिए स्क्रू से खोला जा रहा है और यहाँ पर इसकी जो ये बॉडी है इसका, और यहाँ से देखिए निकाला गया है ये पार्ट। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोटर के मौजूदा विन्यास तस्वीर लें। आपका हो गया, और यहाँ ये तीसरा स्टार्ट हुआ है। मोटर के अंदर की कुछ तस्वीरें अलग अलग कोणों से लें और प्रत्येक मुख्य घटक के दिखने के तरीके को नोट करें। मोटर को बदलाव करने से पहले उसके स्वरूप का दस्तावेजीकरण कर मददगार हो सकता है। अगर आप कोई गलती कर दें, फोटो लेने से क्या होगा कि आप कहीं भी गलती कर रहे हैं तो आपको उस फोटो से मदद मिल सकती है। आप विघटन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी बना सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप मूल घुमावदार पैटर्न और कनेक्शन को ठीक से बना रहे हैं। आपका आगे है, ये रहा आपका फोटो। आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं फोटो को। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब चौथा आपका यहाँ पर आ गया। ये चौथा आपका ट्रिक, सॉरी दोस्तों, ट्रिक नहीं, आपका ये चौथा नंबर है। आर्मेचर को हाथ से स्टेटर से बाहर निकालें। आर्मेचर को हाथ से, जो स्टेटर है इसको बाहर निकालें। और क्या हो रहा है, एक बार जब आप मोटर हाउसिंग से ऊपर एंड प्लेट को हटा देते हैं तो आर्मेचर को सीधे गोलाकार रोड स्टेटर के निचले हिस्से से बाहर की ओर ले जाएं। साथ ही जुड़ी हुई निचली एंड प्लेट भी आपको स्टेटर के चारों ओर मौजूद चुंबकों से कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपको उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ सकता है। इसके पहले कि यह रास्ता दे, अपने हाथों की सुरक्षा के लिए दस्ताना पहने और त्वचा से तेल को स्टेटर या आर्मेचर के किसी भी भाग में स्थानांतरित होने से बचें। आपका आगे नेक्स्ट है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसको निकाल रहे हैं। ध्यान रखें कि आर्मेचर या मोटर के आसपास के किसी भी हिस्से को क्षति न पहुँचे और विशेष रूप से सुचालक तांबे के कम्यूटेशन पैड को और एक बार जब आप स्टेटर आर्मेचर को हटा लें तो आवास को एक तरफ रख दें और जहां यह गलती से आवारा धातु के टुकड़ों को आकर्षित न कर सके। मतलब दोस्तों साफ सफाई यहाँ पे कर दें, कोई यहाँ पर कोई ऐसा पार्ट ना हो कि इसको आकर्षित कर ले ये या वो आकर्षित करे, ऐसा कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब दूसरा स्टार्ट हो रहा है मूल बाइंडिंग को हटाना। अब ये मूल बाइंडिंग को हटा रहे हैं। इस फिगर में आपको दिखाया गया जा रहा है कि यहाँ पर ये मूल बाइंडिंग को हटा रहे हैं। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्रश पैड पर टैब खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करें। पहले खोलने के लिए जो ब्रश पैड है उसको टैब को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करें। और फिर दूसरा देखिए दोस्तों,
इसमें पहला है पतले धातु के टैब के नीचे एक फ्लैट ब्लेड स्क्रू ड्राइवर को नोक को दबाएं, फिर हैंडल को धीरे से ऊपर खींचे ताकि उन्हें कुंडली तार को ढीला करने के लिए पर्याप्त रूप से ऊपर उठाया जा सके। कुछ मोटरों पर कुछ मिलाकर 12 से 16 टैब हो सकते हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए टैब को जितना संभव हो उतना कम मोड़ने की कोशिश करें। अगर उसमें से कोई भी एक टूट जाता है तो आपको बाद में एक रिप्लेसमेंट बाइंडिंग को अपनी जगह पर रखने में परेशानी हो सकती है। आपका आगे है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारा निकालने के बाद जो आर्मेचर है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कटिंग किया जा रहा है। आपका नेक्स्ट है वायर कटर की एक जोड़ी का उपयोग करके पुरानी वाइंडिंग को काटें। देखिए वहां पर कटिंग किया जा रहा था वाइंडिंग को। आप जिस मोटर पर काम कर रहे हैं और समस्या कहाँ है उसके आधार पर दोषपूर्ण बाइंडिंग स्टेटर या आर्मेचर में से किसी एक पर पाई जा सकती है। तार के प्रत्येक कॉइल को उस जगह से काटे जहां यह उभरे हुए पोस्ट के शीर्ष पर जुड़ता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दूसरा था। अब यहाँ पर इसकी पॉइंटें देखिए। खर्च हो चुकी बाइंडिंग को काटना बहुत ही श्रम साध्य काम हो सकता है। कॉइल को निकालना आसान बनाने के लिए एक बार में से एक तार को काटना जरूरी हो सकता है। पॉइंट देखिए दोस्तों, प्रत्येक कुंडली में घुमावों की संख्या अवश्य गिने। प्रत्येक कुंडली में जो घुमाव होती है उसकी संख्या जो होती है अवश्य गिनना चाहिए। आप मोटर को बिल्कुल उसी विन्यास में पुनः निर्मित कर सकें। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कॉइल को गिना जा रहा है। इस फिगर में कॉइल को गिना जा रहा है, आप गिनेंगे। और आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीसरा, कटे हुए कॉइल को हाथ से आर्मेचर या स्टेटर से अलग करें। जब यहाँ पर देखो, एक बार जब आप हर आखिरी कनेक्शन काट देते हैं तो पुरानी वाइंडिंग को कुछ झटकों के साथ बाहर आना चाहिए। अगर आपको उन्हें चालू करने में परेशानी हो रही है तो अतिरिक्त लीवरेज के लिए क्या करना है दोस्तों, अपने स्क्रू ड्राइवर को नोक या प्लायर की एक जोड़ी का उपयोग करें। पॉइंट देखिए दोस्तों, इससे पहले कि आप कटी हुई कुंडलियों को संभालें, कटे और खरचोट लगने से खुद को बचाने के लिए मोटे दस्ताना पहन लें। अब पॉइंट देखिए दोस्तों, अगर कॉइल हिलने से मना कर दे तो संभव है कि वे पूरी तरह से अलग नहीं हुई हो। कॉइल को क्या करना है, पोस्ट या निचले हिस्से में आसपास के कनेक्शन देखें जिन्हें आपने शायद अनदेखा कर दिया हो। आपका आगे है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कौन सा है, ये इंसुलेशन पेपर लाइनिंग रोल है। ये लाइनिंग रोल ये रहा। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट, यदि आवश्यक हो तो स्टेटर पर लगे इंसुलेशन पेपर को बदलें। सबसे पहले क्या करना है, प्लायर या चिमटी की मदद से स्टेटर के स्लॉट के क्या करना है, पुराने पेपर को बाहर निकाल लें और सुनिश्चित करें कि खाली स्लॉट को मलबा ना हो। फिर स्लॉट की चौड़ाई नापें और इंसुलेशन पेपर की सीट को उसी चौड़ाई की पट्टियों में काटें। पट्टियों को धीरे धीरे मोड़ें और उन्हें हाथ से स्टेटर से स्लॉट से अलग कर डालें। पॉइंट देखिए दोस्तों, अगर पहले से लगा हुआ इंसुलेशन पेपर अच्छी हालत में दिखाई देते हैं या साफ और बरकरार होना चाहिए तो आप इसे वहीं छोड़ सकते हैं और रिवाइंडिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अगर यह जला हुआ है अन्यथा क्षतिग्रस्त दिखाई देता है तो आगे बढ़ने से पहले इसे बदलना एक अच्छा विचार है। किसी भी परिस्थिति में, यहाँ पॉइंट देखिए दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में एक नए तार को सीधे नंगे स्टील स्टेटर या आर्मेचर पोस्ट से न जोड़ें। कॉइल को हर समस्या इंसुलेट किया जाना चाहिए। और पॉइंट देखेंगे दोस्तों, आप विद्युत सामग्री बेचने वाले आपूर्तिकर्ताओं से इलेक्ट्रिक मोटर इंसुलेशन पेपर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये नई बाइंडिंग स्थापित कर रहे हैं। इसमें ये नई बाइंडिंग स्थापित कर रहे हैं, कैसे किया जाएगा। और आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें पहला, उसी गेज के तार का उपयोग करके आर्मेचर या स्टेटर को रिवाइंडिंग करें। उसी गेज के तार का उपयोग करके आर्मेचर या स्टेटर को रिवाइंडिंग करें। या महत्वपूर्ण है कि कॉइल में तार की मोटाई समान हो और मूल वाइंडिंग के समान ही घुमाव की संख्या हो, अन्यथा यह खराब फिट हो सकता है, चालकता संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अपने इंजन के वोल्टेज के लिए ऑनलाइन सर्च करें और देखें कि उसमें आमतौर पर किस गेज का तार लगा होता है। अगर आपको कभी भी वोल्टेज दिखाई नहीं देता तो आपके पास इसे देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता। पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अब
अगर आपको मोटर की मूल बाइंडिंग के समान गेज में मैग्नेट वायर नहीं मिल पा रहा है तो छोटे के बजाय बड़े साइज का विकल्प चुनें। मोटा तार मोटर का थोड़ा धीमा कर सकता है, लेकिन ज़्यादा गर्म होने का जोखिम कम होता है। पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इस अवसर का उपयोग पुराने इनेमल लेपित तार को उच्च गुणवत्ता वाले तार जैसे नायलॉन और पॉलीयूरेथेनम लेपित तार में बदलने के लिए करें। किससे बदलने के लिए दोस्तों? एनिमल लेपित तार को उच्च गुणवत्ता वाले तार से, और नायलॉन और यूरेथेन लेपित तार। आपका नेक्स्ट है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तार को देखिए, यहाँ पर निकाला जा रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फिगर, ये कैसे रिवाइंडिंग हुआ है यहाँ पे, किस पोजीशन पर। आपका आगे नेक्स्ट है। अब यहाँ पर दूसरा है दोस्तों, कॉइल के प्रत्येक सेट के नीचे मूल बाइंडिंग पैटर्न को फिर से बनाएं। आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला सटीक कॉन्फ़िगरेशन उस विशिष्ट प्रकार के मोटर पर निर्भर करेगा जिसे आप मरम्मत कर रहे हैं। इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कॉइल को बिना किसी अनावश्यक क्रिम्पिंग या स्टेपिंग से टाइट या सटीक और कॉम्पैक्ट बनाने का बहुत ध्यान रखें। पॉइंट देखें दोस्तों, अपनी पहली घुमाव के अंत तक को मुक्त छोड़ दें और सुनिश्चित करें कि यह ब्रश पैड के चारों ओर लगे धातु टैप से किसी एक लंबे पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबा है। पॉइंट देखें दोस्तों, जब तक आवश्यक बाइंडिंग पैटर्न से सुनिश्चित ना हो, यह अनुशंसा की जाती है कि आप काम किसी पेशेवर को सौंप दें। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपकी मोटर सही ढंग से काम नहीं कर सकती है। आगे नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस फिगर को, वाइंडिंग हुई है यहाँ पे। आपका नेक्स्ट है, और यहाँ पर देखिए ये रॉन्ग वाइंडिंग हुई है, लग रहा है ऐसे दिख रहा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। स्टेटर के चारों ओर टैप का उपयोग करके पूरी की गई बाइंडिंग को सुनिश्चित करें। हर बार जब आप कोई सेक्शन पूरा करते हैं तो टैप को कॉइल के ऊपर नीचे कर दें। यह काम करते समय उन्हें अपनी जगह पर रखने में मदद करेगा और मोटर चालू होने के बाद उचित कनेक्शन सुनिश्चित करेगा। पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यह आप चाहे तो कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए एक तेज चाकू या सैंड पेपर का उपयोग करके उन्हें स्थान से थोड़ी मात्रा में इंसुलेशन पेपर हटा सकते हैं जहां तार टैप के संपर्क में आता है। आपका नेक्स्ट है, ये रहा दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, वहाँ पर कटिंग हुआ था तार निकालने के लिए उस फिगर में, यहाँ पर उस तार को यहाँ पर निकाला गया है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, चौथा, पहले और आखिरी बाइंडिंग के ढीले सिरों को स्टार्टिंग टैप से कनेक्ट करें। टैप के किनारे के चारों ओर दो तारों को कसकर घुमाएं। ऐसा करने से सर्किट पूरा हो जाएगा, जिससे जनरेटर से बाइंडिंग के माध्यम से आर्मेचर तक ऊर्जा प्रवाहित हो सकेगी। यह पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यह सुनिश्चित करें कि दोबारा जांच करें कि टैप से जुड़ी कोई भी तार एक दूसरे से स्पर्श नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट हुआ और इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोटर को फिर से जोड़ें, यहाँ जोड़ा गया है। एक बार मोटर को इंसर्ट कर रहे हैं, मोटर को अंदर डाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोटर को जो रिवाइंडिंग हुई है इसको बॉडी में इसके प्रवेश करा रहे हैं। आपका नेक्स्ट है, मोटर को फिर से जोड़ें। एक बार जब आप अपनी मोटर को सफलतापूर्वक रिवाइंडिंग कर लें तो आर्मेचर को स्टेटर में फिर से डालें और दोनों टुकड़े को मोटर हाउसिंग में वापस फिट करें। यूनिट के दोनों तरफ एंड प्लेट को बदलें और स्क्रू तब तक कसें जब तक सुरक्षित न हो जाए। यदि आपने सब कुछ ठीक किया है तो आपकी मोटर नए की तरह काम करना चाहिए। और पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यदि आपको याद नहीं कि मोटर को कैसे फिट करना है तो पहले की ली गई तस्वीर वीडियो आप देख सकें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिट करके चालू कर दिया गया है। अब आगे है मोटर की परीक्षण करने। मोटर को डिवाइस से पुनः स्थापित करें जिससे कि वह निकली थी और उसे परीक्षण के तौर पर चलाएं। यदि यह काम नहीं करता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपसे कहीं कहीं कोई गलती की है और बिंदु पर आपके पास कोई पेशेवर मरम्मत के लिए ले जाने या नई मोटर खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। पॉइंट देखेंगे तो अगर आपको धुआं दिखाई दे या जलने की गंध आए तो तुरंत मोटर बंद कर दें। यह संभव है कि नई बाइंडिंग ज़्यादा गर्म हो रही हो या कनेक्शन में कहीं शॉर्ट हो। आप समझ गए हैं दोस्तों, ये आपका ये मोटर बाइंडिंग का पूरी प्रक्रिया था, कैसे किया जाता है, कैसे होता है और किस तार से होता है, क्या लेपित होती हैं,
और आप कैसे खोलेंगे, कैसे उसको बाइंडिंग करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, आपका फिगर सेट ये डिफाइन हुआ था, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखेंगे ज़रूर दोस्तों, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप नहीं देखेंगे तो आप देख लेना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, तीन फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तीन फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चालू करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें किस प्रकार का स्टार्टर प्रयोग पूछ रहा है दोस्तों कि किया जाता है तीन फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। दोस्तों रोटर रियोस्टेट, सॉरी दोस्तों, रियोस्टेट स्टार्टर, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं थ्योरी भी कुछ क्वेश्चन इसलिए मैं ला दिया हूँ, आप उसको डिफाइन कर पाएँ आपका आंसर क्या है, आपको प्रूफ मिला है। मैं ऐसे थोड़ी लाया हूँ, ये एग्जाम क्वेश्चन है आपका। आप यहाँ पर देखिए कि सही क्या है गलत क्या है। मैं नहीं तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ आपको, डिफाइन ही नहीं करूँ। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें जो दिए गए हैं उसको क्वेश्चन मैं लगवा दूंगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, आप देखें या ना देखें। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, कॉलर का कार्य क्या है। इसमें कॉलर देखें दोस्तों, ये रहा आपका क्या है, ये प्रकार से ये दोस्तों बाइंडिंग की गई है किसी 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 में। और इसमें देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलर, इसमें जो लगाया गया है ये कॉलर दोस्तों बाइंडिंग के ऊपर लगाया जाता है। एक कॉलर टाइप होता है, कुछ कॉलर टाइप पेपर होते हैं क्या, ये वो इंसुलेटेड होते हैं ऐसे इंसुलेटेड होते हैं। उस पे वो जो कॉलर होता है इंसुलेटेड होता है, पूरा वो पूरे पूरे इंसुलेटेड होते हैं, उसको लगाया जाता है जैसे कि कहीं तार सटे ना, शॉर्ट ना करे, जले ना। बाइंडिंग कॉलर का कार्य क्या है, कॉलर का कार्य क्या है, ऑप्शन है आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। यही काम होगा दोस्तों, इंसुलेशन प्रदान करना। मतलब दोस्तों जो बाइंडिंग हुई है उसमें जो कॉलर लगाया जाता है पतली पतली होती है दोस्तों, उसमें डालेंगे और कस देंगे बाइंडिंग को, उससे क्या होगा कि तार कहीं सटेगा नहीं और शॉर्ट नहीं होगा, फूकेगी नहीं आपकी बाइंडिंग। ऑप्शन है आपका इसमें राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, किस प्रकार के बाइंडिंग तार को समरसेबल, दोस्तों किस प्रकार के बाइंडिंग तार को समरसेबल पंप मोटर को बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें आपको समरसेबल में बताना है कि किस प्रकार के बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है समरसेबल पंप मोटर में। दोस्तों ये पीवीसी कवर प्रकार का ये बाइंडिंग होता है, पीवीसी कवर प्रकार का। ऑप्शन है आपका इसमें राइट आंसर। ये पीवीसी कवर प्रकार का क्यों समरसेबल पंप में मोटर को बाइंडिंग करते हैं, क्योंकि ये पानी में जाता है पीवीसी, इसको दोस्तों इसके अंदर पानी ना जाए, इसके बाइंडिंग में पानी ना जाए, फूके ना इस मोटर को, पीवीसी कवर प्रकार का। ऑप्शन है आपका इसमें राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसी मोटरों में लंबी कार्ड बाइंडिंग न करने का क्या कारण है। दोस्तों देखिए इतना लंबा थ्योरी आया हुआ था आपके लिए दोस्तों, इसमें कुछ जो बाइंडिंग से आपका एक कवर हुआ है मोटर में बाइंडिंग के लिए, देखिए दोस्तों उससे रिलेटेड इसमें मैच कर रहा है कुछ, आप उसको सही ढंग से आप पढ़िए। और यहाँ पर क्वेश्चन को अब देखिए, इसमें रिलेट कर रहा है उससे। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अधिक वाइंडिंग एसी मोटर में लंबी कार्ड बाइंडिंग न करने का क्या कारण है। अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता, अधिक वाइंडिंग कारण क्या है इसकी, जो अधिक वाइंडिंग की तार की आवश्यकता। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है। ये दोस्तों ओवरहैंगिंग काइल और योक के बीच दोस्तों इसमें जगह होती है। जो शीतलन के लिए क्या होता है, बाइंडिंग में अधिक जगह होती है, ओवरहैंगिंग काइल और योक के बीच में जगह होती है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। आपको बताना है दोस्तों पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों ये 3 कला घरेलू वायरिंग में पैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन सी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किया जाता है, ये 3 कला घरेलू वायरिंग में ये 3 कला या 3
3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बलाघूर्ण न्यूटन न्यूटन यहाँ पर देखिए दोस्तों, न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। इसको न्यूटन मीटर में ज्ञात करना था दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर क्या है न्यूटन मीटर का? ये न्यूटन मीटर है 36.6। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है, 36.6 न्यूटन मीटर। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, रोटरी स्विच के, ये रोटरी स्विच है दोस्तों, ये घूमता रहता है, ये घूमता रहता है, ये रोटरी स्विच है। ये जो फिगर आपका है ये रोटरी स्विच है, इसी पार्ट को घुमाते हैं। रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का संक्षिप्त वर्णन किया गया? इसकी डिजाइन के बारे में पूछ रहा है कि इसका डिजाइन, इस डिजाइन का नाम क्या है, ये कौन सा डिजाइन है आपका? ये दोस्तों सिक्के का स्लॉट है, इस सिक्के के स्लॉट के प्रकार डिजाइन किया गया है। सिक्के का स्लॉट, कॉइन स्लॉट के आकार का ये डिजाइन किया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये बलाघूर्ण को बनाएं। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? रोटरी रियोस्टेट गति नियंत्रण दोस्तों। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन बी, रोटरी रियोस्टेट गति नियंत्रण। ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस फिगर को देखिए, बाइंडिंग का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बाइंडिंग? बाइंडिंग का नाम क्या है? बाइंडिंग का नाम क्या है दोस्तों? ये तिरछी बाइंडिंग है। अब तिरछी बाइंडिंग भी देख लीजिए दोस्तों, तिरछी बाइंडिंग कैसे होती है, कैसे बनाया गया तिरछी बाइंडिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए तिरछी बाइंडिंग कैसे बनाई गई है। इसको आप फिगर को देखिए, और मैं तो बाइंडिंग से काफ़ी डिटेल में आपको बताया है अगले वीडियो में। यहाँ पर ये तिरछी बाइंडिंग है, इसको भी आप देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये तिरछी बाइंडिंग है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 कला मोटर बाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है? ये दोस्तों शार्ट कार्डेड बाइंडिंग है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन डी। 3 कला मोटर बाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है? पोल पिच से कम है कौन? कुंडली पिच पोल पिच से, पोल पिच से कम है कौन? कुंडली पिच। ये शार्ट कार्टेड बाइंडिंग है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 कला संकेंद्रित बाइंडिंग का अनुगुण कौन सा है? इसमें अनुगुण बताना है दोस्तों आपका, कौन सा है इसमें अनुगुण दोस्तों? एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है दोस्तों, ए स्टेप्ड फार्मर इज रिक्वायर्ड। स्टेप्ड इसे लिखना चाहिए था दोस्तों, स्टेप लिख दिया। स्टेप्ड, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, फेज 1 फेज 2 दोस्तों, पोल 1 पोल 2 पोल 3 पोल 4, और यहाँ पर ए फेज बी फेज और सी फेज आपका ये फेज है। और इसमें आपको बताना है कि 3 फेज मोटर बाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है? 3 फेज मोटर है, इसकी बाइंडिंग के लिए क्या है? प्रयुक्त आरेख का नाम बताना है। रिंग डायमंड, रिंग डायमंड दोस्तों। स्लिप रिंग जानते हैं आप, भली भांति जानते होंगे। स्लिप रिंग, यहाँ पर रिंग डायमंड दे दिया है शॉर्टकट, स्लिप रिंग। ये 3 फेज मोटर में बाइंडिंग की जाती है दोस्तों, यहाँ पर रिंग डायमंड लिख दिया है। आप तो कंफ्यूज हैं कि ये रिंग डायमंड क्या है? स्लिप रिंग डायमंड है दोस्तों, ये रिंग डायमंड। ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट है, और रिंग डायमंड भी हो गया आपका। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 3 कला 36 स्लॉट 12 काइल 4 पोल स्टेटर बाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। दोस्तों 3 कला 36 स्लॉट हैं, अब 12 काइल है और 4 पोल स्टेटर बाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करना है। कला विस्थापन की गणना करना है। इसमें दोस्तों 6 स्लॉट। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर, 6 स्लॉट। ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, काइल है, पोल है और कला मतलब फेज की संख्या वाले एसी मोटर बाइंडिंग, कॉइल, पोल, फेज की संख्या वाले एसी मोटर बाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? व्यवस्थित
होते हैं ये विपरीत बाइंडिंग में। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों। बाइंडिंग, वितरण बाइंडिंग या वितरित बाइंडिंग, वितरित बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस फिगर को आप देखिए, बाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। इसमें दोस्तों 2 लाइन है और इसमें बाइंडिंग के किस प्रकार का परीक्षण दर्शाया गया है, इस चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में आपको दिखाया गया कि ये किस प्रकार का परीक्षण इसमें चित्रित किया गया है, चित्रित किया गया है। इसमें दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये प्रतिरोध परीक्षण है दोस्तों, प्रतिरोध परीक्षण है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये प्रतिरोध परीक्षण इस फिगर में कैसे चित्रित किया गया है। बाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है, ये प्रतिरोध परीक्षण, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। कैसे किया जा रहा है आप इसको देखेंगे। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है, क्यों शामिल किया गया है दोस्तों? उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए, उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर बाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है, मोटर का प्रभाव क्या होता है? मोटर का प्रभाव क्या होता है दोस्तों? ये नहीं चलेगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर बाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्ट किया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, ये बाइंडिंग खुला है, ये बाइंडिंग जो परिपथ है ये खुला परिपथ है। कौन सा है? ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। मोटर पर पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा? नहीं चलेगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि एक कला एक फेज चलने के दौरान विफल हो जाता है, यदि एक फेज चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 फेज प्रेरण मोटर का क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है। ये जल भी जाएगी दोस्तों, 3 कला प्रेरण मोटर तो धीरे धीरे भी चलेगी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, लोड के साथ चलने के दौरान एक कला एक फेज कट ऑफ होने पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें दोस्तों 3 फेज का इंडक्शन मोटर है और एक फेज कट जाए लोड के दौरान तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दोस्तों मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी देर में इसकी बाइंडिंग जल जाएगी। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ लीजिए दोस्तों। कितना बेस्ट क्वेश्चन है, सोच भी नहीं सकते दोस्तों। इसमें अब 3 फेज आपकी लाइन है और एक फेज आप लोड के दौरान क्या करें, इसको काट दें, एक तार को। इसकी जो एक लोड 3 फेज की लाइन है, एक फेज को काट देंगे और 2 फेज बचेगा, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 3 फेज इंडक्शन मोटर पर। मोटर धीमी गति से चलने लगेगी लेकिन उसके बाद क्या होगी, थोड़ी देर में उसकी जो बाइंडिंग होगी वो फूंक जाएगी, जल जाएगी। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एकल कलाबद्ध मतलब दोस्तों एक फेज यहाँ से दोस्तों कुछ फिगर्स भी हैं और आपको डिफाइन भी किया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिफाइन करना है और लगभग हम इसका अनुमान बता सकते हैं कि होना क्या चाहिए और होना क्या दोस्तों क्या होता है, उसमें आप डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एकल कलाबद्ध प्रीवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष? दोस्तों एक फेज प्रीवेट है, इसके साथ स्टार्टर क्या हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, प्रीवेट के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें दोष बताना है कि क्या है। अब आगे दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। अनुचित कलाक्रम है, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव है, आपूर्ति लाइन में ढीला संयोजन है और मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन है। अब आगे आप डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि एकल फेजिंग प्रीवेट वाला स्टार्टर चालू नहीं होता तो क्या क्या इसमें हो सकता है? तो दोष हो सकता है अनुचित चरण अनुक्रम, मतलब उसका फेज जो होगा गलत होगा, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव, आपूर्ति लाइन में ढीला संपर्क और मोटर पर गलत टर्मिनल कनेक्शन। अब इतने सारे हैं दोस्तों। अब इसमें आप देखिए, आपका
एकल चरणीकरण तब हो सकता है जब, यहाँ पर ऑप्शन देखिए दोस्तों, बैकअप फ्यूज उड़ जाता है, एकल चरणी जो करण है तब क्या हो सकता है, बैकअप फ्यूज उड़ जाता है या पिघल जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, एक मोटर इंडक्शन खुला सर्किट है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, मोटर पर सुरक्षा उपकरण गलत तरीके से सेट किया गया है। चौथा देखेंगे दोस्तों, रिले संपर्क क्षतिग्रस्त या टूट गए हैं। अब इस पॉइंट को देखेंगे दोस्तों, अब इस पॉइंट को, जब एकल फेजिंग होती है तो मोटर धीमी गति से दौड़े, असमान टार्क होना। और पॉइंट देखते जाएंगे दोस्तों, गुनगुनाती हुई आवाज उत्पन्न करें, जनरेटर को ओवरलोड करें, बाइंडिंग और मोटर के बीच शॉर्ट सर्किट के कारण मोटर जल जाती है। इसमें देखिए दोस्तों फिगर, ये सिंगल फेजिंग प्रिवेटर है। यहाँ पर इस फिगर को आप देखिए, सिंगल फेजिंग प्रिवेटर है, यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे, पढ़ ही दे रहे हैं दोस्तों। सिंगल फेजिंग प्रिवेटर इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड बर्नर ऑफ पंप्स एंड मोटर अगेंस्ट फेज unbalance missing and negative phase sequence. All the phases are continuously checked. The relay reset automatically and remains off when a voltage is low, zero, unbalanced or negative phase sequence. अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको एकल फेजिंग प्रिवेट वाला जो स्टार्टर चालू नहीं होता, तो इसमें क्या क्या दोषें देख लीजिए, ऊपर ही सारी दोषें हैं। और एकल चरणीकरण बंद हो रहा है, जब एकल फेजिंग हो रहा है तब पर भी हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, एकल फेज क्या हो रहा है, प्रिवेट के साथ चालू नहीं होने पर क्या दोष हैं। अनुचित मतलब दोस्तों इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव भी हो सकता है, आपूर्ति लाइन में ढीला संयोजन, मतलब दोस्तों आपूर्ति लाइन में ढीला संयोजन हो सकता है, लेकिन आपूर्ति लाइन लूज कनेक्टेड इन सप्लाई लाइन, हाँ दोस्तों लूज कनेक्टेड भी हो सकता है। मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको डिफाइन करना है कि कुछ भी, इसमें तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर आप देख ही चुके हैं, तो दोष हो सकता है क्या क्या, अनुचित चरण अनुक्रम, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव, आपूर्ति लाइनों में ढीला संपर्क और मोटर पर गलत टर्मिनल कनेक्शन। तीनों में ऐसे ही दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी एक हो सकता है, प्रिवेट चालू नहीं हो रहा है। तो आप देख ही लीजिए, आप आपका आंसर और यहाँ पर डिफाइन भी हो चुका है, और आप यहाँ पर देख लीजिए, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन टिक कर लेंगे जो वहाँ पर थ्योरी में डिफाइन किया गया है, वहाँ पर आप मिलान कर लेंगे। और यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, नेक्स्ट का क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, देखिए दोस्तों, लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है। लोड होने पर, और दोस्तों गति क्या हो रहा है, इसकी गति धीमी है, कम है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर, और दोष पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। इसमें दोस्तों स्टेटर बाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपथन, स्टेटर बाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपथन। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। दोस्तों कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार, कौन सी ऐसी दोष है स्थिति में जो थर्मल अधिभार रिले है एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। दोस्तों ये अतिधारा, ऑप्शन सी, ये रिले का काम होता है, जो धारा अधिक हो उसे रोक देना, जैसे मान लीजिए आपके घर में स्टेपलाइजर है 5 kV में, उसमें आपका रिले लगा हुआ है, तो 200 मतलब मान लीजिए आपका 250 वोल्टेज पे वो रिले सेट है, और आपका लाइट जैसे 260, 251, 52, 60, 300 हो रहा है, तो रिले क्या होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक कट जाएगा, लाइन की सप्लाई रुक जाएगी। लाइट जितनी धारा क्या हो रही है उसमें, अति धारा मतलब ओवर करंट हो रहा है ना। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। इसी से दोस्तों ये सुरक्षित होती है, रिले इसीलिए लगाया जाता है जो अति धारा हो वो ज़्यादा ना जाए, बल्ब और वगैरह जो चीज़ें होती हैं घर में लगी होती हैं वो जले ना, फूके ना, मतलब उसकी सुरक्षा कर सके, रिले इसलिए लगाया जाता है, धारा अधिक ना प्रवाह हो। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है। तुल्यकालिक गति प्राप्त कर ले तो इसमें जो रोटर है इसका क्या होता है। इसमें दोस्तों रोटर बार क्या होगी, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऑप्शन डी, जो रोटर बार होगी वो दोस्तों क्षतिग्रस्त हो जाएगी जब तुल्यकालिक गति रोटर प्राप्त कर लेगी। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है।
दोस्तों इंडक्शन मोटर है और इसकी जो सर्किट है खुला है, इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? मोटर बहुत कम गति से चलेगी दोस्तों। दोस्तों इसमें देखिए क्वेश्चन में इंडक्शन मोटर के जो रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है दोस्तों? मोटर बहुत कम गति से चलती है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? दोस्तों लगातार जब मोटर चल रही है तो उसमें जो फ्यूज है दोस्तों, कुछ समय चलने पर क्या हो रहा है, फ्यूज लगातार हरदम मतलब हमें लगातार या हमेशा या हरदम उड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसमें जो बाइंडिंग में खराब इंसुलेशन के कारण हो रहा है। जो फ्यूज उड़ रहे हैं दोस्तों, इसमें जो बाइंडिंग में क्या हो रहा है, इस खराब हो रहा है क्या? इंसुलेशन। बाइंडिंग में खराब इंसुलेशन के कारण जो इंसुलेशन लगाए जाते हैं होता है, इसके कारण दोस्तों लगातार इसमें जो फ्यूज हो रहे हैं ये उड़ रहे हैं, ये उड़ रहे हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है? तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला मतलब एक फेज शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? विफल हो जाता है, मोटर चलती है परंतु रुक जाती है दोस्तों। ऑप्शन है आपका राइट आंसर। तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक फेज शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है तो मोटर चलती है परंतु रुक जाती है? ऑप्शन है आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रीवेट से मोटर, यहाँ पर आ गए क्वेश्चन। तीन फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रीवेट के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है? कारण कौन सा है दोस्तों? OLR की गलत सेटिंग। OLR की गलत सेटिंग। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीन फेज मोटर स्टेटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण, इसमें आंतरिक ग्राउलर परीक्षण हो रहा है किसमें? तीन फेज मोटर स्टेटर बाइंडिंग में। परीक्षण करते समय कौन सा ब्लेड खराब लघुपथित कुंडली दोष प्रदर्शित करता है दोस्तों? इसमें आपका है, सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़िए, क्या कर रहा है? तीन फेज मोटर स्टेटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हैक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडलित दोष क्या प्रदर्शित करता है? हैक्सा ब्लेड का तेज से कंपन। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? एकल चरण का प्रेरण मोटर है दोस्तों, इसका सिद्धांत क्या है आपको ये बताना है। ये लेंज का नियम है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस फिगर को आप देखिए, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? ये सिंगल फेज मोटर का शायद आपका ये फिगर आ चुका है अगले वीडियो में, आप इसको भली भांति जानते हैं इस फिगर को। ये अस्थायी संधारित्र मोटर है, आपका ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं। सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? ये अस्थायी संधारित्र मोटर है। ऑप्शन है आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? इसमें कार्य सिद्धांत पूछ रहा है कि दोस्तों, स्प्लिट जो चरण मोटर है इसकी कार्य सिद्धांत क्या है? स्प्लिट फेज दोस्तों, चरण को फेज कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में देख लीजिए आप, हिंदी इंग्लिश में, जहाँ कोई भी डाउट होता है तो इंग्लिश में देख लेंगे, हिंदी में भी देख लेंगे, और जिनको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं दोस्तों आसानी से। और यहाँ पर आपका लेंज का नियम है दोस्तों। स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? लेंज का नियम। ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। इसमें लेंज का नियम का सिद्धांत है स्प्लिट चरण मोटर में। ऑप्शन है आपका इसमें राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ये फिगर आपका देखिए दोस्तों, ये फिगर आप देखिए, और इसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताइए कि इसमें कौन सा नियम है फैराडे के। इसमें दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ये दोस्तों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर दोस्तों आपका ये फिगर है, और ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है। और दोस्तों मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा, मैं लाता रहूँगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चैनल को जरूर से लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों को मीडिया ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। धन्यवाद।